प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक, आपको आज एक नए तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है संवहन तंत्र। क्या नाम है? संवहन तंत्र। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संवहन व संवहन तंत्र के बारे में। संवहन व संवहन तंत्र। तो बच्चों, आपको हमने संवहन के बारे में बताया था कि संवहन सजीवों का एक लक्षण होता है। संवहन किसे कहती है? शरीर के अंदर उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। तो शरीर में उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों का अनुपयोगी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करना, दूसरे स्थान पर वहन करना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है बच्चों। और संवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संवहन तंत्र। क्या कहते हैं उसको? जो संवहन के लिए विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संवहन तंत्र कहते हैं। अब संवहन तंत्र दो प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है। एक तो परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं लसिका तंत्र। कौन सा तंत्र बोलते हैं? लसिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में लिम्फ सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ सिस्टम। ये दोनों तंत्र मिलकर हमारे शरीर में संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो परिसंचरण तंत्र होता है वो तीन घटकों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले है बच्चों रक्त, जिसको रुधिर भी बोलते हैं और उर्दू में इसको लोई भी बोलते हैं। और दूसरा घटक है बच्चों रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां। रक्त वाहिनियां या इसको क्या बोल सकते हैं? रुधिर वाहिनियां। और तीसरा घटक है बच्चों हृदय, शरीर का सबसे व्यस्त अंग। शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या होता है? हार्ट यानी हृदय। ठीक है बच्चों। तो ये तीनों मिलकर के तो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी ये तीनों किसके घटक हो गए? परिसंचरण तंत्र के घटक हो गए। और लसिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लसिका द्रव के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लसिका द्रव के द्वारा, जिसको लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ फ्लूइड। ठीक है बच्चों। तो अब हम लसिका तंत्र को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ध्यान रखें बच्चों, लसिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लसिका तंत्र का निर्माण लसिका द्रव के द्वारा किया जाता है। अब लसिका द्रव होता क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा रिकैप करते हैं। यानी कक्षा 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक, संरचनात्मक और एकल इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका का मुख्य रूप से ये तीन भाग होते हैं। जैसे ये बीच का भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। और ये कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है, जो प्रोटीन की और लिपिड की बनी होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। तो इस कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है बच्चों? वर्णात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके काफी नाम होते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली, वर्णात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसको प्लेज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्लेज्मा झिल्ली, या बच्चों इसको चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? ऐसे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इन छिद्रों के माध्यम से ये पदार्थों का चयन करके कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है, कुछ पदार्थों को तो क्या कर देती है? बाहर जाने देती है, और कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है। कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है और कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है। इसलिए इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली या व्रणात्मक झिल्ली, व्रणात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, ये नाम भी इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके काफी नाम होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, व्रणात्मक झिल्ली, ये आपने कक्षा 9th के अंदर पढ़ा होगा। तो कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से ये कुछ पदार्थों को तो बाहर आने देती है और कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है। तो इसलिए इसको चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि लसिका द्रव क्या होता है। कोशिका झिल्ली के यानी कोशिकाओं के छिद्रित भागों से, कोशिका के इन छिद्रित भागों से, कोशिका के छिद्रित भागों से, कोशिका के कौन से भागों से? छिद्रित भागों से कुछ प्लेज्मा व प्रोटीन बाहर निकलकर, वह प्रोटीन क्या होकर? बाहर निकलकर तो बात कर रहे थे अपन कोशिका के छिद्रित भागों से, कोशिका के छिद्रित भागों से कुछ प्लेज्मा और प्रोटीन बाहर निकलकर, कुछ प्लेज्मा और प्रोटीन बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतरकोशिकीय अवकाश, इसका मतलब आप समझेंगे। उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब क्या होता है? यानी उत्तक आपको पता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। यानी उत्तक टिश्यू की आपको परिभाषा बताई थी, समान कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो विशिष्ट कार्य को करने में क्या होता है? सक्षम होता है। वो क्या कहलाता है? उत्तक। तो उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, जैसे ये कोशिकाएं हो गई, इनके मध्य जो ये यहाँ पे गैप पाया जाता है, अवकाश का मतलब हो गया गैप, डिफरेंस। अंतर यानी किसमें अंतर? कोशिकाओं के मध्य अंतर होने के कारण जो गैप पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तक का अंतरकोशिकीय अवकाश। यानी उत्तक की कोशिकाओं के अंतर होने के कारण जो गैप पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तक का अंतरकोशिकीय अवकाश। तो उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं और एक द्रव का निर्माण करते हैं। वहां एक द्रव का निर्माण करते हैं। उस द्रव को कौन सा द्रव कहा जाता है? लसिका द्रव। कौन सा द्रव कहा जाता है? लसिका द्रव। इस लसिका द्रव का दाब इस लसिका द्रव का दाब बच्चों रुधिर के दाब के समान होता है। लसिका द्रव का दाब किसके समान होता है? रुधिर के दाब के समान। ये खास बात है, मतलब ये रुधिर के जैसा ही द्रव होता है और इसके अंदर जो दाब होता है, लसिका द्रव का दाब किसके समान होता है? रुधिर के दाब के समान होता है। परंतु अंतर ये होता है कि लसिका द्रव में Fe युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता। HGB यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन नहीं पाया जाता। इस कारण ये द्रव कौन सा होता है? रंगहीन द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है? ये
रंगहीन द्रव होता है। और लसिका द्रव जो है वो किसमें बहता है? लसिका वाहिनी में बहता है। यानी लसिका द्रव को वहन करने वाली नलिका क्या कहलाएगी? लसिका वाहिनी। और लसिका वाहिनी अंत में किसमें मिलती है? महाशिरा में मिलती है। किसमें मिलती है बच्चों? महाशिरा में मिलती है। तो मैंने आपको लसिका तंत्र के बारे में बताया कि लसिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लसिका द्रव के द्वारा किया जाता है। और लसिका द्रव किसको कहते हैं? कोशिका के छिद्रित भागों से कुछ प्लेज्मा और प्रोटीन बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। यानी उत्तक की कोशिकाओं के मध्य बना गैप, अवकाश का मतलब गैप, उसमें आ जाते हैं और वहां एक द्रव का निर्माण करते हैं। उस द्रव को कौन सा द्रव कहा जाता है? लसिका द्रव कहा जाता है। लसिका द्रव का जो दाब होता है वो किसके समान होता है? रुधिर के दाब के समान ही होता है। लसिका द्रव का दाब किसके समान होता है? रुधिर के दाब के समान ही होता है। और ये परंतु एक खास बात है इसमें कि रुधिर के समान इसमें Fe युक्त हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। इस कारण ये द्रव क्या होता है? रंगहीन होता है। ठीक है। और लसिका द्रव कौन से तंत्र का निर्माण करता है? लसिका तंत्र का निर्माण करता है, जो कि संवहन तंत्र का एक भाग है। और लसिका द्रव बहता किसमें है? लसिका वाहिनी में बहता है। और लसिका वाहिनी अंत में किसमें खुलती है? महाशिरा के अंदर खुलती है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों परिसंचरण तंत्र के उन 3 घटकों के बारे में। तो मैंने आपको ये छोटा सा तंत्र लसिका तंत्र है, इसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र जो है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है, रक्त वाहिनियां और हृदय। तो हम प्रत्येक घटक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं बच्चों सबसे पहले रक्त के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में। रक्त के बारे में आपको बता दूं बच्चों कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। मैं आपको इस टॉपिक को ट्री डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों। रक्त क्योंकि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है इसलिए इसको तरल बोलते हैं। आपको पता है भी द्रवों का गुण होता है तरलता। द्रवों के समतल में बहने के गुण को क्या कहा जाता है? तरलता कहा जाता है। और चूंकि ये प्रत्येक अंग और उत्तक में पाया जाता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संयोजी भी कहा जाता है। आप किसी भी अंग और उत्तक के अंदर किसको देख सकते हो? रक्त को देख सकते हो। तो इसलिए इसको, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसमें तरलता का गुण होएगा। और ये सभी अंगों और उत्तकों में पाया जाता है इसलिए रक्त को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक। यानी रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त बच्चों मानव व पशुओं के अंदर, ये मानव व पशुओं में उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों का क्या करता है? वहन करता है। उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों का वहन करता है। पदार्थों का क्या करता है? वहन। ठीक है। उसके बाद में बात आ जाती है कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच होता है बच्चों 7.4। कितना होता है? 7.4। यानी ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा है और 7 से ज्यादा होता है किसी का पीएच तो वो क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। अगर किसी विलयन की पीएच 7 होती है तो वो उदासीन, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय, और 7 से ज्यादा होता है वो क्या होता है? क्षारीय। तो ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए ये क्या है? हल्का क्षारीय होता है। अब मानव में इसका आयतन, अगर मानव में आयतन की बात करें तो मनुष्य में इसका आयतन कितना होता है? लगभग 5 लीटर होता है। लगभग कितना होता है? 5 लीटर। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें बच्चों रक्त के बारे में भी, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण
रेड बोन मेरो लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में, यानी हड्डियों के बीच में क्या पाई जाती है? लाल अस्थि मज्जा। तो उसको क्या कहा जाता है? वहां पे किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। उसके बाद में अगर आपको ये क्वेश्चन दो हिसाब से पूछ सकता है कि मानव में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वो होता है लाल अस्थि मज्जा के अंदर। और अगर ये पूछ ले भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में व गर्भावस्था में, गर्भावस्था में रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वो होता है बच्चों प्लीहा के अंदर। कहाँ पे होता है? प्लीहा में। कहाँ पे होता है? प्लीहा में। और प्लीहा को क्या बोलते हैं? तिल्ली। प्लीहा को क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था में या भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? गर्भस्थ शिशु में या भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण होता है प्लीहा के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि जो रक्त होता है वो दो घटकों से मिलकर के बना होता है। एक तो भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग क्या है? कणिकाणु या कोशिकाएं भी बोल सकते हो आप। कणिकाणु यानी कार्पल्स। रक्त के दो घटक होते हैं मुख्य रूप से, एक तो प्लाज्मा और दूसरा कौन सा होता है? कणिकाणु। तो रक्त के, ये रक्त का तरल निर्जीव भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का क्या होता है? तरल और निर्जीव भाग होता है। और प्लाज्मा जो है वो रक्त के 55% भाग का निर्माण करता है। कितने भाग का निर्माण करेगा? 55% भाग का निर्माण। इस 55% का 92% भाग क्या होता है? जल होता है। और 8%, इस 55% का 8% भाग क्या होता है? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ का। ठीक है, तो भ्रूणावस्था में या गर्भावस्था में जो रक्त का निर्माण, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि नवजात शिशुओं में, न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो वो आप क्या लिखोगे? ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। भ्रूणावस्था में या गर्भावस्था में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? प्लीहा में। और सीधा अगर आपको कोई पूछ लेता है फिर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है लाल अस्थि मज्जा में। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। आपको बता ही दिया कि रक्त का क्या होता है? तरल निर्जीव भाग होता है। और रक्त के 55% भाग का निर्माण कौन करता है? प्लाज्मा करता है। और इस 55% का 92% भाग क्या होता है? जल होता है। और शेष 8% भाग कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। और कणिकाणु 40 से 45% भाग का निर्माण कौन करता है? कणिकाणु करते हैं। 40 से 45% भाग का निर्माण कौन करता है? कणिकाणु करते हैं। ठीक है, तो कणिकाणु के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। थोड़ा बोर्ड का जो क्षेत्रफल है इस टॉपिक को समझाने के लिए ज़्यादा चाहिएगा, तो ये टॉपिक मैं आपको अलग से इसको रफ करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो रक्त आपको पता है एक तरल संयोजी उत्तक होता ही है। और ये इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं रक्त के। सबसे पहले है बच्चों प्लाज्मा, और दूसरा इसका भाग होता है कणिकाणु। दूसरा भाग कोशिकाएं भी कह सकते हैं ये, लेकिन ये कणों के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इनको कणिकाणु या कार्पल्स कहा जाता है। जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का तरल निर्जीव भाग होता है। रक्त का तरल और निर्जीव भाग। ठीक है, और रक्त का 55% भाग का निर्माण कौन करता है? प्लाज्मा करता है।
इस 55% का 92% भाग क्या होता है, जल होता है, और 8% भाग, इस 55% का 8% भाग कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। प्लाज्मा के अंदर आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों कणिकाणु, कुल कणिकाणुओं का 40 से 45% भाग का निर्माण कौन करता है? रक्त के 40 से 45% भाग का निर्माण कौन करता है? कणिकाणु करते हैं। और कणिकाणु रक्त का ठोस व सजीव भाग होता है, और इसमें कणिकाणु प्लाज्मा के अंदर निलंबित रहते हैं, यानी भुले हुए रहते हैं। तो कणिकाणु बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी, उसके बाद में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्लेटलेट्स। तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है बच्चों रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक, इसका होता है व्हाइट ब्लड, या इसको रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। लेकिन ये सेल यानी कोशिकाएं जो होती हैं वो कणों के रूप में होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। तो इसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, और इसको प्लेटलेट्स ही कहा जाता है। हिंदी के अंदर इसको श्वेत रुधिर कणिकाणु या लाल रुधिर कणिकाणु, लाल रुधिर कणिकाणु, लाल रुधिर कणिकाणु, और इसको कहा जाता है श्वेत रुधिर कणिकाणु, और जो तीसरा रह गया उसको कहा जाता है पट्टिकाणु या फिर बिंबाणु, पट्टिकाणु या बिंबाणु। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाणु, श्वेत रुधिर कणिकाणु और पट्टिकाणु या बिंबाणु। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कुल कणिकाणुओं का 99% भाग का निर्माण कौन करता है? आरबीसी करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट ये वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम, ये तो साधारण नाम हो गए, और वैज्ञानिक भाषा में इनका नाम क्या होता है? जैसे इसका इरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। इनका निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और ये कुल कणिकाणुओं का 99% भाग का निर्माण कौन करता है? आरबीसी करता है। निर्माण हो गया इनका। इनमें बच्चों केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है ये, यानी जो कोशिकाएं कणों के रूप में होती है, इसलिए इनको कोशिकाएं या कणिकाणु कहा जा सकता है। तो ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक तो नहीं होता बच्चों, लेकिन इसमें एफ युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, और इस एफ युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग कौन सा होता है? रक्त का रंग लाल होता है, और इसी कारण आरबीसी का रंग भी कौन सा होता है? लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग लाल कौन से प्रोटीन के कारण होता है? एफ युक्त प्रोटीन के कारण।
और इनका कार्य कितना होता है बच्चों? कार्य क्या होता है इनका? इनका शरीर में O2 युक्त रुधिर का वहन करना, O2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये इनका कार्य होता है। और मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जो ऊंट और लामा की आरबीसी होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है, वो अपवाद है। ऊंट और लामा, ऊंट के जैसा ही क्या होता है? लामा होता है। तो कार्य इनका होता है O2 युक्त O2 का क्या करना? परिवहन करना। और इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जीवन काल कितना होता है इनका? लगभग 120 दिन। यानी ये 120 दिन बाद में क्या हो जाती है? नवनिर्मित हो जाती है। अब बात आ जाती है ल्यूकोसाइट की, जिसको सभी अंग तंत्रों का क्या कहा जाता है? अभिभावक, क्योंकि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। तो इसका निर्माण भी बेसिकली कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। और कुछ कणिकाणुओं का निर्माण पलिया में भी होता है बच्चों। इसका ल्यूकोसाइट का यानी WBC का निर्माण कहाँ पे भी होता है? पलिहा में भी होता है। और साथ में लसिका कोशिकाओं में भी होता है। किसमें होता है? लसिका कोशिका में भी निर्माण होता है। मतलब 3 जगह निर्माण होगा इनका, एक तो लाल अस्थि मज्जा में, पलिया में और लसिका कोशिका के अंदर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा देखेंगे। इनमें केंद्रक नहीं होता, इनमें तो केंद्रक नहीं होता, लेकिन इनमें केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है? उसमें उपस्थित इन कणिकाओं में, यानी इन कोशिकाओं में, क्योंकि ये कोशिकाएं हैं लेकिन कणिकाणुओं के कणों के रूप में, तो इन कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक नहीं है लेकिन इसमें केंद्रक है। और इसमें Fe युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें Fe युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होता, हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होता। अतः ये क्या होती हैं? रंगहीन कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इसके कारण तो रक्त का रंग लाल होता है Fe युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण, और इनमें Fe युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता नहीं। तो ये कौन से कलर की होती हैं? रेड कलर की होती हैं। और इनमें कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इनमें Fe युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होता। तो दोनों पॉइंट आप कैसे ध्यान रखोगे? ये केंद्रक विहीन होती है, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें Fe युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, तभी तो इनका कलर लाल होता है। इनमें Fe युक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होता, इस कारण ये रंगहीन यानी कैसी होती है? श्वेत होती है। और इनका कार्य क्या है? आरबीसी के बाद में आरबीसी का कार्य O2 का परिवहन करना, और इनका कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती, वो बनाए रखना। ठीक है बच्चों? उसके बाद में अगर बात करें जीवन काल की, तो 2 से 10 दिन होता है बच्चों। बेसिकली 2 से 10 दिन। इसको सभी तंत्रों का अभिभावक कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। उसके बाद में हम बात करें बच्चों पट्टिकाणु की, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। और इसका आयतन कितना होना चाहिए? मतलब इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए बोले तो? इसकी सांद्रता होती है, यानी मात्रा होती है 3 लाख क्यूबिक प्रति घन मिमी। 3 लाख क्यूबिक प्रति घन मिमी, प्रति घन मिमी। ये इसका क्या होता है? सांद्रता होती है। ठीक है? अब ये काम क्या करती है? ये रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का, जिसको स्कंदन भी बोलते हैं। रक्त का थक्का, साधारण भाषा में बोलते हैं पपड़ी।
रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। और जीवन काल इसका होता है 10 दिन। जीवन काल इसका कितना होता है? 10 दिन होता है। तो इसका कार्य क्या है? यदि हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है तो कटे हुए भाग से रक्त स्त्राव होने लगता है। तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए ये रक्त का थक्का बनाने का काम करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तीसरे प्रकार की कोशिका यानी पट्टिकाणु, ऑटोमेटिक पट्टी करने वाली। अब हम थोड़ा आपको और डिस्क्राइब करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के और प्रकार आपको बताते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इसके भी भाग होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। वो अभी नेक्स्ट पार्ट अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो लाल रुधिर कणिकाणु, श्वेत रुधिर कणिकाणु और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु या पट्टिकाणु, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये रक्त का 99% भाग का निर्माण करती है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट और इसका थ्रोम्बोसाइट। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में और पलिया में और लसिका कोशिकाओं में। ठीक है, और इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं और परंतु इसमें एफयुक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इस कारण रक्त का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। और इनका कार्य क्या है? O2 का परिवहन करना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। और जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और इसमें केंद्रक नहीं होता तो इसमें केंद्रक होता है। इसमें एफयुक्त हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इस कारण ये रंगहीन यानी श्वेत होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना इसका काम है। और जीवन काल 2 से 10 दिन होता है। लाल अस्थि मज्जा में निर्माण प्लेटलेट्स का और सांद्रता 3 लाख क्यूबिक प्रति घन मिमी। और कार्य रक्त का थक्का बनाने का। और जीवन काल होता है 10 दिवस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी के प्रकार। इसके प्रकारों की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। इसके 2 प्रकार होते हैं बच्चों, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलो ये इंग्लिश के नाम है। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट इसको बोलते हैं कणिकाणु और इसको बोलते हैं अकणिकाणु। इसके उदाहरण हो गए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल और तीसरा हो गया बेसोफिल, बेसोफिल। इसके उदाहरण हो गए बच्चों मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फिर 3 उदाहरण हो गए। एक तो बी लिम्फोसाइट जिसको बी लसिका कोशिका बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। और दूसरा हो गया टी लिम्फोसाइट और तीसरा हो गया प्राकृतिक मारक कोशिका, नेचुरल किलर सेल, प्राकृतिक मारक कोशिका। ठीक है, मैं आपको ट्री डायग्राम दोबारा बता देता हूं।
WBC यानी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? एक तो ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हो गया एग्रेनुलोसाइट। कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु के उदाहरण हो गए न्यूट्रोफिल, कणिकाणु। कणिकाणु के उदाहरण हो गए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और एग्रेनुलोसाइट यानी अकणिकाणु, जिसके उदाहरण हो गए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के उदाहरण हो गए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका। ठीक है, अब एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि संख्या की दृष्टि से, ये पीछे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ल्यूकोसाइट यानी WBC। संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला WBC कौन है? न्यूट्रोफिल है। ठीक है, कौन है? न्यूट्रोफिल। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रोफिल हो गया। और अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट, प्राकृतिक रक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका है। ये प्राकृतिक रक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका, प्राकृतिक रक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन है? लिम्फोसाइट। ठीक है, उसके बाद मोनोसाइट परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। ये परिपक्व होकर मैक्रोफेज, ये सब क्या हो जाएंगी? परिपक्व हो जाएंगी। परिपक्व होकर किसमें परिवर्तित हो जाती है? महाभक्षक कोशिका में, महाभक्षक कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। महाभक्षक कोशिका में क्या हो जाएगी? परिवर्तित। ठीक है, ये परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिकाओं में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और महाभक्षक यानी जिसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज और मोनोसाइट, जिसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज और मोनोसाइट। ये भक्षकाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं हैं। कौन सी क्रिया में? भक्षकाणु क्रिया में, सक्षम कोशिकाएं। भक्षकाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं हैं। ये भक्षकाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं हैं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण कर, ऐसे समझो ये शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं। ये शरीर की क्या है? प्रमुख भक्षण करने वाली यानी भक्षक कोशिकाएं हैं। प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं जो बाह्य प्रतिजनों को, प्रतिजन यानी बाहरी रोगाणु,
जो बाह्य प्रतिजनों के बारे में आपको चौथे पार्ट में बहुत डिटेल से बताया था। तो प्रतिजनों को का भक्षण करके यानी नष्ट करके, भक्षण करके भक्षकाणु क्रिया में सक्षम होती है। भक्षकाणु क्रिया में क्या होती है? सक्षम। ठीक है। तो WBC यानी ल्यूकोसाइट के बारे में आपको बताया कि दो प्रकार के WBC पाए जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। हिंदी के नाम कणिकाणु और एकणिकाणु। कणिकाणु के उदाहरण न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। और संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला WBC कौन है? न्यूट्रोफिल है बच्चों। और कणिकाणु के उदाहरण दो हो गए, कौन से? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट, जिसको लसिका बोलते हैं। और लिम्फोसाइट तीन प्रकार की, बी लसिका यानी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका यानी नेचुरल किलर सेल। अब बात आ जाती है जो मोनोसाइट है वो परिपक्व होकर किसमें परिवर्तित हो जाती है? महाभक्षक कोशिका में यानी मैक्रोफेज के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और न्यूट्रोफिल हो गई, एक तो न्यूट्रोफिल, एक ये जो मोनोसाइट है ये, और ये जब रूपांतरित होती है महाभक्षक कोशिका में, ये हमारे शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करके भक्षकाणु क्रिया में क्या होती है? सक्षम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने रक्त के घटक जितने भी हैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताया। अब है बच्चों रक्त के कार्य। तो रक्त के कार्य के बारे में हम बात करते हैं। रक्त प्राणियों के शरीर में एक महत्वपूर्ण ऊतक है। रक्त प्राणियों के शरीर में क्या है? प्राणियों के शरीर में एक महत्वपूर्ण ऊतक है। एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो विभिन्न प्रकार के, जो शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करता है। विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करता है। ठीक है, जो निम्न है। तो इसके मेनली 7 काम है बच्चों। O2 व O2 यानी ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण व ऊतकों के मध्य, CO2 का वातावरण व ऊतकों के मध्य विनिमय यानी आदान प्रदान करना। ऊतकों के मध्य विनिमय यानी क्या करना? आदान प्रदान करना, विनिमय करना। O2 व CO2 का वातावरण व ऊतकों के मध्य विनिमय करना। दूसरा है पोषक तत्वों का विभिन्न स्थानों तक परिवहन करना। विभिन्न स्थानों तक क्या करना? परिवहन करना, तक परिवहन करना। तीसरा काम है बच्चों शरीर का pH होता कितना है? 7.0 से 7.8। शरीर का pH नियंत्रित करना। और चौथा शरीर का ताप नियंत्रित करना। होता कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर का ताप नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना। और पांचवा क्या है? प्रतिरक्षा के कार्यों को संपन्न करना। प्रतिरक्षा के कार्यों को क्या करना? संपन्न करना। और छठा काम हार्मोन,
जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन आदि का शरीर की आवश्यकतानुसार परिवहन करना, आवश्यकतानुसार परिवहन करना। और लास्ट काम है उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है बच्चों, तो ये थे रक्त के 7 काम। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। हमने रक्त के प्रकार के बारे में आपको बता दिया था। रक्त बेसिकली 4 प्रकार का, ए बी और ओ, 4 प्रकार का, यानी रक्त का समूहीकरण ABO समूहीकरण और RH समूहीकरण। हालांकि वो चौथे पार्ट के अंदर हमने आपको बता दिया था, लेकिन इस पार्ट के अंदर भी वो टॉपिक आया हुआ है, तो हम इस पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है।